वेलकम टू एस के आर स्टडी पॉइंट। एस के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस के आर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2021 और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 1 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 1 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट लिख दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर हमारे चैनल से जुड़ें और इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स चाहिए तो कृपया करके आप हमें कमेंट करें। हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी ज़रूर लाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा भारत का पहला एकमात्र ऐसा राज्य है जो रेबीज रोग से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब बात हो रही है रेबीज की, तो दोस्तों मैं रेबीज के बारे में और बातें बता दूं आपको कि रेबीज रोग होता किससे है। तो रेबीज रोग जो है वह आपके कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, भेड़िया या फिर बंदर के काटने पर होता है। किसके? कुत्ता के, बिल्ली के, भेड़िए के या फिर बंदर आदि ऐसे जानवरों के काटने पर रेबीज रोग होता है। इस रेबीज रोग में आदमी को पानी से डर लगने लगता है और आदि लक्षण आदमी को दिखाई देने लगते हैं। अगर बात की जाए कि इसका टीका कौन सा है, तो इसका टीका है एंटी रेबीज वैक्सीन या आलर्क रोधी वैक्सीन रेबीज का टीका है। और यह टीका रेबीज के लिए लगभग 72 घंटे के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। पहला टीका जो रेबीज का टीका है वह 72 घंटे के अंदर अंदर पहला टीका लग जाना चाहिए। और इसके लगभग 5 टीके लगते हैं, जिसमें कि आपका 5वां टीका लगभग डॉक्टर की सलाह से ही लगाया जाता है, ना तो लगभग 4 टीके लग जाते हैं। अब बात हो रही है रेबीज की, तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपकी लुई पास्चर ने। किसने की थी रेबीज के टीके की खोज? तो वो की थी आपकी लुई पास्चर ने। और हो रही है बात गोवा की भी, तो गोवा के बारे में भी कुछ और बातें कर लेते हैं दोस्तों। तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके प्रमोद सावंत। और गोवा के जो राज्यपाल हैं वह हैं आपके सत्यपाल मलिक। और गोवा की राजधानी है आपकी पणजी। और अगर बात करूं मैं गोवा के गठन की कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1960 में। कब हुआ था गोवा राज्य का गठन? 1960 में गोवा राज्य का गठन हुआ था। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में गोवा से संबंधित आपको और रेबीज से संबंधित सभी प्रश्न बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है शेफाली वर्मा। जी हाँ दोस्तों, महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेटर शेफाली वर्मा भारत के जितने भी क्रिकेट के प्रारूप होते हैं उसमें डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका शेफाली वर्मा। और यह मात्र 17 साल 150 दिन की हैं और इतनी सी उम्र में इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में ही डेब्यू कर लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड स्मृति बंदना के नाम था। किसके? इससे पहले ये रिकॉर्ड स्मृति बंदना के नाम था, जिन्होंने 18 साल 26 दिन की उम्र में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया था। अब बात हो रही है दोस्तों क्रिकेट की, तो क्रिकेट के बारे में मैं कुछ और बातें बता दूं।
तो जो आपका बीसीसीआई है, बीसीसीआई की स्थापना आपकी 1928 में हुई थी। और आपका बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है आपका मुंबई में। और आपका बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, वह हैं आपके सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। आपकी स्थापना हो गई बीसीसीआई की 1928 में, मुख्यालय हो गया मुंबई में, वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके सौरभ गांगुली। दोस्तों, बीसीसीआई से संबंधित एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका 30 जून को। जी हाँ दोस्तों, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। अब बात हो रही है दोस्तों क्षुद्र ग्रह की। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं कि क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह ग्रह से तो छोटे होते हैं, लेकिन जो आपके उल्कापिंड होते हैं उनसे यह क्षुद्र ग्रह बड़े होते हैं। और अगर बात करूं इनके इतिहास की, तो अंतरिक्ष में लगभग 40,000 क्षुद्र ग्रह पाए गए हैं अभी तक। और जो सबसे पहला क्षुद्र ग्रह था वह आपका सेरेस था, जो कि 1801 ईस्वी में गुरसेसी पियाजी ने खोजा था। किसने? गुरसेसी पियाजी ने 1801 ईस्वी में सेरेस नामक एक क्षुद्र ग्रह की सबसे पहले खोज की थी। तो आपको यह सभी बातें जरूर याद रखनी है कि विश्व का सबसे पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका सेरेस, जिसकी खोज गुरसेसी पियाजी ने की थी, 1801 में की थी। यह भी आपको अवश्य याद रखना है। अब 30 जून को ही दोस्तों विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। और 30 जून को ही विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यह प्रश्न आपका कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और 30 जून को आपका विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका शंभुनाथ श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, शंभुनाथ श्रीवास्तव ही हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसे भी आप जरूर याद रख लें। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका अंशुला राव। जी हाँ दोस्तों, डोप टेस्ट में फेल होने वाली अंशुला राव जो हैं पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं भारतीय। पहली महिला भारतीय क्रिकेटर जो कि डोप टेस्ट में फेल हुई हैं वह अंशुला राव बन गई हैं। अब दोस्तों, ये डोप टेस्ट क्या होता है इसके बारे में भी कुछ बातें आप जान लो। तो डोप टेस्ट वह टेस्ट होता है, डोप टेस्ट नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के द्वारा किया जाता है। नाडा या फिर बाडा या फिर इन दोनों के द्वारा डोप टेस्ट किया जाता है। और डोप टेस्ट में जो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी खिलाड़ी होते हैं उन पर निगरानी रखी जाती है कि जैसे कि कोई भी खिलाड़ी जितने भी प्रतिबंधित सप्लीमेंट हैं और कोल्ड ड्रिंक हैं, जितने भी प्रतिबंधित सप्लीमेंट और एनर्जी ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं एनर्जी, जितने भी एनर्जी ड्रिंक हैं उन पर जो कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं उन पर निगरानी रखी जाती है। किसके? नाडा और बाडा के द्वारा, कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं वह
प्रतिबंधित सप्लीमेंट और एनर्जी ड्रिंक ना लें। एनर्जी ड्रिंक दोस्तों और ये सप्लीमेंट क्यों लेते हैं? ताकि वह अपने खेल प्रदर्शन के दौरान अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और यही हुआ है अंशुला राव के द्वारा। अंशुला राव ने एक एस्टेरॉयड लिया था जिसके द्वारा इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? 4 साल का प्रतिबंध। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यह कौन लेता है डोप टेस्ट? तो यह नाडा या फिर आपका बाडा लेता है। कौन? नाडा या फिर बाडा डोप टेस्ट लेता है। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसे भी आप दोस्तों ज़रूर याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका राही सरनोबत। जी हाँ दोस्तों, राही सरनोबत ने ही हाल ही में, जो कि एक भारतीय निशानेबाज हैं, उन्होंने ISSF विश्व शूटिंग कप में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों यह ISSF जो है, जो टोक्यो ओलंपिक से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये टोक्यो ओलंपिक से पहले होने वाला विश्व कप है और यह टोक्यो ओलंपिक से पहले ख़त्म हो जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक जो है वह आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने वाला है 2021 का। यह जो टोक्यो ओलंपिक है वह आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा 2021 का। तो यह ISS विश्व कप जो है वह, उसमें खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? शूटर ने। तो वह आपके राही सरनोबत। और जो आपका ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन वह क्रोएशिया के ओसीजैक में हो रहा है। कहाँ पर? क्रोएशिया के ओसीजैक में ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजी गई मकड़ी की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों मकड़ी की जो नई प्रजाति, महाराष्ट्र में 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं मकड़ी की। उनका नाम, एक मकड़ी का नाम तुकाराम ओलम वो ओम्बले के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। और यह क्या नाम रखा गया है तुकाराम ओम्बले के नाम पर? तो इनका नाम रखा गया है आइसियस तुकारामी। जो मकड़ी की नई प्रजाति पाई गई है महाराष्ट्र में, उसका नाम आइसियस तुकारामी रखा गया है, तुकाराम ओम्बले के नाम पर। अब तुकाराम ओम्बले कौन है दोस्तों? तो यह तुकाराम ओम्बले मुंबई पुलिस के सहायक उप निरीक्षक थे, जो कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में मारे गए थे। कौन? ये तुकाराम जो थे यह मुंबई पुलिस के सहायक उप निरीक्षक थे, जो कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में मारे गए थे। और इन्हीं के नाम पर आइसियस तुकारामी नाम से मकड़ी की नई खोजी गई प्रजाति का नाम रखा गया है। तो इसे भी आप ज़रूर याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत इसमें 10वें स्थान पर है। टॉप 10 वैश्विक साइबर सुरक्षा में भारत ने जगह बनाई है। तो भारत इस वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 10वें स्थान पर है। उम्मीद करता हूँ यह भी आप अवश्य याद करेंगे। दोस्तों अब इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पर आपका यूके और सऊदी अरब हैं, और तीसरे स्थान पर आपका एस्टोनिया है। कौन है? एस्टोनिया। प्रथम स्थान पर आपका अमेरिका, दूसरे स्थान पर आपका यूके और सऊदी अरब, तीसरे स्थान पर है आपका एस्टोनिया। और भारत कौन से स्थान पर है? भारत आपका 10वें स्थान पर है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों भारत के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कौन थे आपके? अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, जिनका कार्यकाल जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अब बात हो रही है दोस्तों नीति की, नीति आयोग की। तो नीति की दोस्तों फुल फॉर्म जान लेते हैं। दोस्तों इसके बारे में एक बात और आपको बता दूं कि नीति आयोग जो है वह आपका योजना आयोग के स्थान पर आया था, और यह नीति आयोग जो है वह एक गैर संवैधानिक निकाय है जो कि आपका योजना आयोग के स्थान पर आया था। अब नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नीति की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति की फुल फॉर्म होती है। और नीति आयोग का गठन आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और दोस्तों यह प्रश्न आपका रेलवे एनटीपीसी में इसी बार 3 से 4 बार और उससे ज़्यादा बार भी पूछा गया है, रिपीट हुआ है कई बार। मतलब नीति आयोग की गठन कब हुआ था, यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में कई बार रिपीट हुआ है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो वो होता है आपका 1 जनवरी 2015 को। और जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह आपका देश का प्रधानमंत्री होता है। और इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों नीति आयोग जो है वह एक गैर संवैधानिक निकाय होता है और यह योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। इसे भी आप जरूर याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भारत को 41 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। कितने? 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारत को सहायता देने की घोषणा की है। किसने? अमेरिका ने। अब बात हो रही है दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में आपको कुछ और बातें बता दूं। अमेरिका के जो आपके राष्ट्रपति हैं वह हैं आपके जो बाइडन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति आपकी कमला हैरिस हैं जो कि एक भारतीय मूल की निवासी हैं। अमेरिका की मुद्रा आपकी डॉलर है और अमेरिका की संसद का नाम आपका कांग्रेस है। क्या है? अमेरिका की संसद का नाम आपका कांग्रेस है। राष्ट्रपति आपके जो बाइडन हैं, उपराष्ट्रपति आपकी कमला हैरिस हैं और संसद का नाम आपका कांग्रेस है और मुद्रा आपकी डॉलर हो गई। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अदिति अशोक। जी हाँ दोस्तों, अदिति अशोक ही टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। तो इसका सही जवाब है आपका अदिति अशोक। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वह आपके करंट अफेयर्स में तो जो महत्वपूर्ण रहते हैं और यह प्रश्न स्टैटिक जीके में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपके लिए 1 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को पढ़कर आपकी आगामी परीक्षाओं में जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।